नमस्ते दोस्तों। आज की इस विश्लेषण चर्चा में हम सिनेमा और इतिहास के एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर बात करेंगे। सिनेमाई मिथकों और ऐतिहासिक सच्चाइयों के बीच का फर्क समझना हमेशा से एक शानदार अनुभव होता है और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम बात करेंगे स्टीवन स्पीलबर्ग की मशहूर फिल्म शिंडलर्स लिस्ट के बारे में। पर्दे पर जो दिखाया गया और असलियत में जो हुआ, उसके बीच के फर्क को समझना सिनेमा और 20वीं सदी के इतिहास के हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। 7 ऑस्कर्स, रॉटेन टोमेटोज पर 98% का बेहतरीन स्कोर और बिना किसी शक के एक सिनेमैटिक मास्टरपीस। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसने पूरी दुनिया में हॉलोकॉस्ट के इतिहास को देखने का नजरिया बदल दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इस मास्टरपीस में कितना हिस्सा सच्चा इतिहास है और कितना हिस्सा सिर्फ हॉलीवुड का ड्रामा? आइए पता लगाते हैं। हमारे आज के सफर का एजेंडा काफी सीधा है। पहला, द फ्लॉड हीरो। दूसरा, आर्किटेक्ट्स ऑफ द लिस्ट। तीसरा, सिंबल्स एंड सर्वाइवल। चौथा, द फाइनल फेयरवेल। और पांचवा, लेगेसी ऑफ अ मेमोरियल। ये रोड मैप हमें रियल वर्सेस रील यानी असलियत और पर्दे की दुनिया के बीच का अंतर बड़ी आसानी से समझाएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द फ्लॉड हीरो, यानी एक ऐसी कहानी जहां हीरो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। किसी भी बढ़िया कहानी के सेंटर में उसका मुख्य किरदार होता है। अब पर्दे पर हमें ऑस्कर शिंडलर का एक बिल्कुल सीधा सफर दिखता है। एक लालच से भरे बिजनेसमैन से लेकर एक निस्वार्थ ऋषि मुनि या सिनेमाई संत बनने तक का सफर। लेकिन क्या असल जिंदगी सच में ऐसी होती है? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। ये खूबसूरती से दर्शाता है कि असली शिंडलर की जिंदगी काफी कॉम्प्लेक्स और खामियों से भरी हुई थी। असलियत में इंसानी फितरत उतनी साफ सुथरी नहीं होती जितनी फिल्मों में दिखाई जाती है। अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। असली शिंडलर को जुआ खेलने का शौक था। वो एक शानदार और खर्चीली जिंदगी जीते थे। युद्ध शुरू होने से काफी पहले से ही वो नाजी पार्टी के शुरुआती सदस्य थे। और शायद सबसे हैरानी की बात यह है कि वो एक इंटेलिजेंस स्पाई यानी जासूस भी थे। ये सारे फैक्ट्स उस पर्दे वाले देवता जैसी इमेज से काफी अलग लगते हैं, है ना? यहाँ एक शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो हॉलोकास्ट का इतिहास पहली बार समझ रहे हैं। वो शब्द है एबवेयर। ये क्या था? दरअसल ये जर्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस थी। अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स को बचाने के महान काम से पहले शिंडलर दरअसल इसी एजेंसी के लिए जासूसी का काम करते थे। ये हिस्ट्री फिल्म की उस साधारण और मासूम बिजनेसमैन वाली इमेज को पूरी तरह पलट देती है। इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए एक लंबा ऐतिहासिक सवाल उठता है, क्या सच में उनका हृदय परिवर्तन हुआ था या फिर वो बस अपने बिजनेस को चलाने के लिए उन एसेंशियल यानी जरूरी वर्कर्स को बचा रहे थे? इतिहासकारों के बीच उनके शुरुआती इरादों पर आज भी बहस होती है। हो सकता है कि शुरुआत में मोटिवेशन सिर्फ बिजनेस बचाना ही रही हो, जो आगे चलकर एक बेहतरीन मानवीय कोशिश में बदल गई। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, आर्किटेक्ट्स ऑफ द लिस्ट। यही वो मशहूर लिस्ट है जिस पर पूरी फिल्म टिकी है। जी हां, नंबर 9। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। फिल्म देखकर तो यही लगता है कि लिस्ट का बस एक ही आखिरी वर्जन था जिसे एक बार में तैयार किया गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि असल में उस लिस्ट के 9 अलग-अलग वर्जन्स थे। ये कोई एक बार में बना हुआ जादुई कागज नहीं था, बल्कि वक्त और हालात के हिसाब से लगातार बदलता हुआ एक लंबा स्ट्रगल था। अब सवाल है, लिस्ट बनाई किसने? फिल्म में इत्साक स्टर्न को ही लिस्ट के मेन आर्किटेक्ट और एक इमोशनल सेंटर के रूप में दिखाया गया है। लेकिन सच क्या था? असल में स्टर्न कई लोगों में से सिर्फ एक थे जिन्होंने इस लिस्ट में योगदान दिया था। मार्सेल गोल्डबर्ग जैसे और भी लोग थे जिनकी नाम चुनने में एक काफी कंट्रोवर्शियल भूमिका थी। होता क्या है कि सिनेमा हमेशा कहानी को सिंपल रखने के लिए एक ही हीरो चुन लेता है, जबकि असल इतिहास में इसके कई निर्माता थे। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, सिंबल्स एंड सर्वाइवल। यहां हम देखेंगे कि कैसे डायरेक्टर स्पीलबर्ग की सिनेमाई कला ऐतिहासिक सच्चाई से टकराती है। द गर्ल इन द रेड कोट। इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की ये सबसे मशहूर और याद रखे जाने वाली इमेज तो सबके दिमाग में छपी होगी। लेकिन ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक चॉइस नहीं थी, इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छुपे हैं। एक तरफ तो ये लाल कोट एक बेहद खूबसूरत आर्टिस्टिक सिंबल है, एक ऐसी मासूमियत का प्रतीक जिसे देखकर आखिरकार शिंडलर की आंखें खुलती हैं और उनका हृदय परिवर्तन होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक सच्ची हिस्टोरिकल रियलिटी भी है।
ये किरदार दरअसल क्रैकाउ गेटो की एक असली बच्ची से इंस्पायर्ड था, जिसका नाम रोमा लिगोर्ड्स्का था और जो सच में अपने उस लाल कोट के लिए जानी जाती थी। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? फिल्म में उस बच्ची का अंत कितना दर्दनाक दिखाया गया है, जो किसी को भी रुला दे। लेकिन असली इतिहास में असली रोमा लिगोर्ड्स्का सच में उस युद्ध से जिंदा बच निकली थीं। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक डायरेक्टर कहानी के इमोशनल इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए एक सर्वाइवल स्टोरी को आर्ट के जरिए ट्रेजेडी में बदल देता है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे पॉइंट पर, द फाइनल फेयरवेल। कहानी का वो हिस्सा जहां इमोशंस अपने चरम पर होते हैं। सिनेमा का वो हार्ट रेंचिंग क्लाइमैक्स कैसा था? मैदान में शिनलर का रोना, उस सोने की अंगूठी को पकड़कर खुद को कोसना और वो मशहूर डायलॉग कहना, मैं और लोगों को बचा सकता था। भावनाओं का ये सैलाब खास तौर पर इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि हीरो के उस सफ़र और उसके पश्चाताप को मुकम्मल बनाया जा सके। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कुछ और ही बयान करते हैं। ये बिल्कुल सच है कि उन्हें वर्कर्स से दांतों के सोने से बनी वो अंगूठी मिली थी जिस पर तलमूद का संदेश था। लेकिन सच कहूं तो वो मैदान वाला ड्रामेटिक रोना धोना कभी हुआ ही नहीं। विदाई बहुत ही शांत और गंभीर थी, और उसके तुरंत बाद शिंडलर को आगे बढ़ती हुई सोवियत सेना की कैद से बचने के लिए वहां से जल्दी से भागना पड़ा था। रियलिटी हमेशा फिल्मों से कम ड्रामेटिक ही होती है। तो चलिए, सब कुछ समेटते हुए आते हैं आखिरी पॉइंट पर, लेगेसी ऑफ अ मेमोरियल। इन सब सिनेमैटिक आजादियों के बावजूद आखिर इस फिल्म का असली इम्पैक्ट क्या है? सबसे अहम बात जो याद रखनी है वो है ये नंबर 1200। फिल्म में चाहे कितने भी फैक्ट्स बदले गए हों, कोर सच्चाई यही है। एक खामियों वाले इंसान ने एक बिल्कुल टूटे हुए सिस्टम का इस्तेमाल करके 1200 असली लोगों की जानें बचाएं। स्पीलबर्ग ने शायद हर हिस्टोरिकल डिटेल को पॉइंट टू पॉइंट कॉपी नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस मूल सच को एक मेमोरियल के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल आपके विचार के लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या असली इतिहास को जानने के बाद इस फिल्म को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है? क्या सिनेमैटिक आर्ट और हिस्ट्री का सही बैलेंस बनाना मुमकिन है? सिनेमा और हिस्ट्री के हर स्टूडेंट को इस पर जरूर सोचना चाहिए। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।